21 तारीख आपकी विधानसभा दिवाली की निर्धारित की, तो हमें तो आना ही, क्योंकि जिस सेंटर पर हमने तारीख निर्धारित की संगठन ने, पार्टी ने, उस पर जाना जरूरी होता है। क्योंकि ये टोटल सोशल मीडिया पर या कार्यकर्ताओं को चला जाता है कि आज का शेड्यूल यहाँ का है, हम शेड्यूल पर नहीं पहुँचेंगे तो गलत नहीं। तो आज हम यहाँ पर हैं साथियों। बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, चलो बूथ की ओर। इस परिवर्तन यात्रा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। चलो बूथ की ओर परिवर्तन यात्रा को पार्टी ने नारा दिया है, और उसका एक ही मकसद है कि वो परिवर्तन यात्रा को ले जा करके हम लोग जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और न्याय पंचायत कमेटी, ग्राम पंचायत कमेटी को हम खड़ा करना चाहते हैं। बहुजन समाज की हालात और दिशा और दशा है बहुत ज़्यादा बेकार और खतरनाक है। इसलिए हमको ये बात समझने की जरूरत है। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए और बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग राजनीति करने के लिए तुले हुए हैं और राजनीति के लिए सब तैयार हैं, लेकिन सामाजिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं। इस देश के अंदर जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन मनुवादी पार्टियों ने भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया, और अन्याय और अत्याचार करके आगे बढ़ने का ही वो काम कर रहे हैं। पार्टी ने ये बीड़ा उठाया कि जागृत करने का काम करेंगे और जागृत करके लोगों को संगठन शक्ति का निर्माण करेंगे। साथियों, 2014 में से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 2014 से बीजेपी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर लगभग 65 साल तक राज किया, और 65 साल के राज में उन लोगों ने इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज भी 2009 में सेन गुप्ता कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, और वो जो सेन गुप्ता कमेटी है, उस सेन गुप्ता कमेटी के रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी और अधभुखमरी की कगार पर हैं, जिनकी डेली की इनकम 20 रुपये। तो वो जो सेन गुप्ता कमेटी है, वो सेन गुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट दिया कांग्रेस पार्टी की सरकार की। मेरा सवाल ये है कि 70 साल की आज़ादी में आपने 60 साल तक राज किया, 55 साल तक राज किया, और 55 साल तक राज करने के बाद आपके ही सरकारों के उसमें कमेटी से ये आ रहा है कि 83 करोड़ लोग भुखमरी और अधभुखमरी की कगार पर हैं। इसका क्या मतलब है? इस राज भी आपका था और भुखमरी पैदा भी करने वाले आप ही लोग थे। तो आपने कोई नैतिक काम इस देश के अंदर नहीं किया, आपकी पार्टी ने। मैं आपको बता दूं साथियों कि 1931 में OBC की जाति आधारित जनगणना कराई गई इस देश के अंदर। 1931 से लेकर के अभी तक 90 साल हो गया। 90 साल में आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं कराई। 65 साल कांग्रेस ने 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, जो कि इस देश का बाहुल्य संख्या आबादी जो है पिछड़े वर्ग की है। इन लोगों ने इस देश में जानवरों की गिनती करा दिया, शेरों की गिनती करा दिया, घोड़ों की गिनती करा दिया, पिछड़ों की गिनती करा दिया, पिछड़ों की गिनती नहीं कराया, पिछड़ों की गिनती करा दिया। इस बात से ये तय होता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो प्रस्थापित हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र का एक सिद्धांत होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। ये मान्यवर बहुजन नायक कांशीराम साहब ऐसा नारा लगाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? इसके पीछे का एक कारण है। वो कारण ये है कि अगर OBC की जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा, और आंकड़ा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो एक डिपार्टमेंट होता है सरकारी, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जिसको योजना आयोग कहते हैं। वो प्लानिंग कमीशन के पास आंकड़े जाते हैं,
वो प्लानिंग कमीशन आंकड़ों को इकट्ठा करके पॉलिसी बनाता है कि इन लोगों को, जिन लोगों के आंकड़े हमारे पास आए हैं, इनको कैसे डेवलप किया जाए, इनका विकास कैसे किया जाए। तो वो प्लानिंग कमीशन के लोग विकास करने की पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी बनाने के बाद वो रिपोर्ट भारत सरकार को जाती है और भारत सरकार जो है उस रिपोर्ट को लेकर के बजट देती है। जब बजट देगी तो लोगों का विकास होगा, इसलिए लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने आज तक गिनती नहीं कराया। क्यों नहीं होना चाहिए विकास? वो इसलिए नहीं होना चाहिए, उनको पता है कि लोकतंत्र में जनतंत्र है और जनतंत्र में अगर पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है और इन पिछड़ों का विकास हो गया तो एक दिन इस देश के ये मालिक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे। तो ये जो मनुवादी पार्टियां चलाने वाले सवर्ण हैं, इन सवर्णों ने सोचा, मनुवादियों ने, कि हम लोग अल्पमत में चले जाएंगे, हम अल्पमत में चले जाएंगे और ये जो पिछड़ा वर्ग है ये बहुमत में आ जाएगा और देश का शासक वर्ग बन जाएगा। इस बात को जानते हैं, इसलिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराया। दूसरा साथियों, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट में आई और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने लोगों को कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन का नारा लगा करके उन लोगों ने लोगों को झुंझुना पकड़ाने का काम किया। और जैसे ही अच्छे दिन का नारा लगाया और मोदी जी ने कहा कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, वो 15-15 लाख के चक्कर में जो हमारा जो भोला शंकर समाज है, भोला समाज है, वो भोले शंकर समाज ने सोचा, अरे साला ये तो देशभक्त आ गए हैं और देशभक्ति का पूरा टीका लगाया तेजी के साथ और देशभक्त आ गए हैं, अब हमारा विकास किया जाएगा। मोदी जी को देशभक्त मानते रहे। मोदी जी जैसे ही चुनाव लड़े, उन चुनाव लड़ते ही जैसे ही इस देश के अंदर सत्ता और शासन पर आए तो उन्होंने 314 लड़के जो पिछड़े वर्ग के थे, जो बैकवर्ड के थे, उनको आज तक नियुक्ति नहीं दिया गया। क्योंकि शासक वर्ग जो है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के जो शासक वर्ग है, जो मनुवादी हैं, उनको मालूम है कि ये जो 314 लड़के जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ये लड़के अब IAS तो बन गए हैं, अगर इनको नियुक्ति दे दी जाएगी तो अगर 114 जिलों के कलेक्टर बना दिए जाएं, अगर DM बना दिया जाए तो 114 का मतलब कि चौथाई भारत इनके कब्जे में हो जाएगा, पिछड़े वर्ग के लोग बैठ जाएंगे। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया और उसको खटाई में डालने का काम किया। पहला काम, मोदी जी जब आए थे तो क्या कहते थे? मैं पिछड़ों का नेता हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं गरीब हूँ, चाय बेचने वाला हूँ। और अब कहते हैं, आज उन्होंने पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पे लात मार दी। एक तोहफा पिछड़े वर्ग को दिया, क्योंकि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू बने हुए थे और बहुत कट्टर हिंदू थे चुनाव के टाइम पर, और इतने ज़्यादा बने हुए थे कि वो अच्छे दिनों का इतना ज़्यादा सपना दिखाया कि उन लोगों ने नारा लगाया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मैं एक गांव में जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे थे और कह रहे थे, हर हर मोदी, घर घर खोदी, हर हर मोदी, घर घर खोदी। खोद डाइस खोद दिया उसको। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के विरोध में एक बड़ा तोहफा दिया अच्छे दिनों का, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। और हलफनामे में क्या कहा? पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती नहीं कराई जाएगी। इसका क्या मतलब है? चुनाव को लड़ा मैं पिछड़े वर्ग का, चुनाव लड़ा मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, बाद में क्या कह रहा है? पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं कराई जाएगी। दोबारा उन्होंने पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पे लात मारने का काम किया। तो ये इस बातों को समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे ही इन लोगों ने आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि जो 92 में कांग्रेस ने पॉलिसी बनाया प्राइवेटाइजेशन की और निजीकरण की, उस निजीकरण की पॉलिसी को बीजेपी ने तेजी के साथ बढ़ाने का काम किया। और तेजी से काम बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों ने देश के अंदर रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया,
सारा का सारा बेच दिया है और बेच करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन जहाँ हो जाता है वहाँ रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। इन लोगों ने इनडायरेक्टली रिजर्वेशन समाप्त करने का काम भी किया। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को तोहफा दिया। तीसरा तोहफा उन्होंने अच्छे दिनों का इस देश के अंदर किसानों को दिया और तीन कृषि काले कानून लेकर के आए। अभी आपको पता होगा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि 3 कृषि कानून है इनको वापस लिया जाएगा। लेकिन वो किसान क्या कह रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है, हमको भरोसा नहीं है कि आपने कानून वापस ले लिया है, इसलिए आप लोग ऐसा काम करिए, आप संसद में जाइए और संसद में जाकर के ये बिल पास करिए और वहाँ से वापस लीजिए। क्योंकि ये जुगलेश्वर महाराज हैं, सब कह देंगे कि मैंने तो जुगला बोल दिया था, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है इन पर। एक प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं, ये बात समझने की ज़रूरत है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से सारा का सारा ये खेल चल रहा है, इस खेल को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने खेल नहीं समझा तो बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा। साथियों, अभी पार्लियामेंट एक नई बनाई जा रही है केंद्र सरकार के माध्यम से। वो जो पार्लियामेंट बन रही है, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि नई पार्लियामेंट में नए संविधान के साथ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि SC/ST/OBC के लोगों का अस्तित्व ही SC/ST/OBC के लोगों का अस्तित्व ही संविधान से है और संविधान कह रहे हैं नया संविधान के साथ प्रवेश किया जाएगा। इसका मतलब वर्णा सिस्टम में जो शूद्र है उनके संविधान में हमारी कोई औकात नहीं होगी। हमें फिर जाति के आधार पर पेशे करने होंगे। इस तरीके का ये सारा का सारा खेल चल रहा है। आज संविधान बचाने की जरूरत है। ये जो नागनाथ और रूपनाथ जो कांसीराम साहब कहते थे, इन्होंने डसना तेजी के साथ चालू किया है। दूसरा, जिस समाज से हम आते हैं, हमने हमारे समाज के अंदर नेता तैयार किया और वो नेता लोग भी उन्हीं के पिछलग्गू बने हुए हैं और उनके पीछे पीछे जाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने सोचा कि अभी हमको इनका भी बंदोबस्त करना होगा और इनके बंदोबस्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए और हम पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे हैं, पूरे बुंदेलखंड में जा रहे हैं। वो बंदोबस्त ये है कि हमारे लोगों ने और नेता और पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अलिखित समझौता होता है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उन्होंने आप पर भरोसा किया और आप अपना मत उनको दिया, तो ये पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट को इस देश के नेता तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये डिजाइन किया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने, कि जो भी नेता फील्ड में जाएगा, पार्टी में के माध्यम से वोट मांगेगा, क्योंकि नेता शब्द एक गाली बन गया है और लोग नेता के शब्द से बहुत नफरत करने लगे हैं। इसलिए क्योंकि नेताओं के ऊपर से पब्लिक का और जनता का विश्वास उठ गया है, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये तय किया है जो पार्टी स्टैम्प पेपर पर लिख कर देगी अपनी बात, उसी पार्टी के साथ लोगों को होना चाहिए। तो बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने ये कहा कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हम लिख करके देंगे, हम गारंटी देंगे और लोगों को भी गारंटी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो वोट है ये प्रॉपर्टी है, ये मताधिकार मतदान करने का मामला नहीं है। ये फंडामेंटल राइट में जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता को जो है ये का अधिकार है राजा चुनने का, सरकार बनाने का, सरकार गिराने का। तो ये दान करने वाली चीज नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो ना, लिखित में करते हो ना। ये तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिससे सरकार बनाई जा सके, उसको आप दान कैसे कर सकते हो? भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग में यहाँ लिखा होता है मताधिकार, लेकिन प्रचार में नेता लोग क्या कहते हैं, चलो चलो मतदान करना है, मतदान करना है। ये क्या है? लोग क्या सोचते, अरे हालां मतदान करने वाली चीज है, चलो दान कर दे। ये शब्दों का जो दांव पेच है, ये दांव पेच समझना होगा। नेताओं ने ही धोखा किया हमारे लोगों के साथ। मैं नेता आदमी नहीं हूँ, ये कुर्ता पैजामा पहन के बस समझ लेना कि ये नेता है।
तो इस बात को समझने की हमको ज़रूरत है। तो प्रॉपर्टी है ये जो ताकत है, इससे गवर्नमेंट बनाई जाती है, और जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, इस बात से हमारे लोगों का और देश का भविष्य तय होता है। वो देश का भविष्य जो तय होता है इस बात से कि हमें कैसा भविष्य बनाना है अपने देश का, एक तो ये मामला है। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने तय किया कि 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे हम अपने वादे और मुद्दों को लिख करके देंगे। लोगों को भी गारंटी होना चाहिए कि आप लोगों को कि हम 100 रुपए की स्टैम्प पेपर में जो पार्टी चुनाव में लिख के देगी अपने वादे और मुद्दे, हम उस पार्टी को देंगे। जो लोग ईमानदारी से आपकी इस देश की जनता की और समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो पार्टियां लिख करके देंगी। जो पार्टियां नहीं देना चाहती हैं, समझ जाना कि ये लोग आपका भला करने वाले नहीं। ये जनता को हम जागृत कर रहे हैं कि आपको इस लड़ाई में शामिल होना होगा। ये लड़ाई अब आपकी लड़ाई है। अगर इस देश के अंदर संविधान चला गया तो आपके सारे अधिकार चले जाएंगे, और अधिकार अगर आपके चले गए तो इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि आपकी दास्तां भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। ये कोई भी नेता चाहे किसी भी जाति का समाज का हो, वो लड़ाई आपकी लड़ने वाला नहीं है। आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए जब भी इलेक्शन में लोग आएंगे लंबी लंबी गाड़ी लेकर के, उनको बोलना नेताजी नमस्कार, नेताजी नमस्कार, आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। उनको बोलने का आपने जितना हमारा सत्यानाश करना था अभी तक तो आपने कर दिया, लेकिन अब हम आपको वोट नहीं देंगे जब तक आप अपनी पार्टी के मुद्दे 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख करके नहीं दोगे। वो देने वाले नहीं है, समझ जाने का, ये हमारा विकास नहीं करेंगे। तो आप लोगों को इस मुद्दे को तेजी के साथ उठाना होगा कि जो पार्टी 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख करके देगी, हम उन लोगों के साथ उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि उन्होंने लिख करके गारंटी दिया। क्योंकि जो स्टैम्प पेपर होता है, जब आप प्रॉपर्टी किसी से लिखवा लेते हो स्टैम्प पेपर पे, अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी पर इधर उधर किया तो आप उसको कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर किसी पार्टी ने लिख करके दे दिया और आपने उसका विधायक जिता दिया एमएलए और उसने कार्य नहीं किया, आप उसको झगड़ा नहीं कर सकते हो। लेकिन आप कोर्ट में वो ले जा करके जब खड़ा करोगे ये एफिडेविट, तो वो क्या कहेगा? वो हाई कोर्ट का जो जज है वो एमएलए को बोलेगा आजा इधर आजा, वहाँ पर उसको जवाब देना होगा। और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? उसको पब्लिक के साथ जनतंत्र में धोखाधड़ी के मामले में 420 के केस में अंदर किया जाएगा कि आपने जनता के विश्वास को तोड़ा। ट्रस्ट, जनता ने जो ट्रस्ट किया, आप पर भरोसा किया, उस भरोसे को आपने तोड़ा, इसलिए आपको अंदर किया जाता है। ये है रास्ता। तो ये जो नेता लोग हैं, इन पर नकेल लगाने के लिए ये रास्ता आप लोगों को अपनाना होगा। नहीं तो हर साल आप यही गाना गाओगे, अरे सभी पार्टियां ऐसी होती हैं, सभी नेता लूटने का काम करते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने सुना बहुजन मुक्ति पार्टी ने कि आप लोग अपनी लड़ाई के लिए स्वयं तैयार हो जाओ, और बस उनको इतना ही पूछना है, किसी से झगड़ा नहीं करने का, दंगा नहीं करने का, लड़ाई नहीं करने का, उनको सिर्फ इतना ही बोला। आपकी पार्टी 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही, क्या गारंटी? नहीं दे रही ना, नहीं दे रही, तो हम आपको कैसे? आओ, जाओ, आप स्टैम्प पेपर पर लेकर आओ, इसके बाद हम आपको देंगे। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 लाख रुपया स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दिया होता जनता को, तो आज जेल में होते, सुप्रीम कोर्ट में केस होता, उनको हजारों लोग केस कर दिए होते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये तो जुमला है, हवा निकाली फू और उड़ गया, जुमला है। इसका मतलब आप लोगों को झांसा दे करके इस देश के अंदर उनका जनमत हासिल करना चाहते हो। ये क्या है? झांसा देने का मतलब भी 420। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात आपको समझना होगा और समझ करके आगे बढ़ना होगा। आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य बनेंगे। हम लोग इसका नेटवर्क खड़ा करना यहाँ भी चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करोगे। आप पार्टी की सदस्यता लोगे। आपका धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। बैठे थे